अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलाम अब्बास क्या। और पाकिस्तान की सियासत भी बड़ी अजीब है। कभी यहाँ पे वोट चोरी हो जाते हैं, कभी ये कहा जाता है कि बैलेट बॉक्स ही गायब हो गया, और कभी ये कहा जाता है कि आरओज का ये इलेक्शन था और हमारे नताइज को तब्दील कर दिया गया। और इस दफा तो बिल्कुल ही ये नई चीज हुई है, और ये तवक्को हमारी ही सियासत में की जा सकती थी। और वो ये नई चीज थी कि आरओज ही गायब हो गए। रिटर्निंग ऑफिसर्स जो के जिनका काम था कि वोटिंग के बाद वो जो वोट थे उनको लेकर पहुंचे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तरफ, और वहां पर पहुंचे लेकर, वो रास्तों में ही गायब हो गए। और कहा गया कि धुंध बहुत थी। धुंध वाकई बहुत थी, इसमें कोई शक नहीं है कि गैर मतवक्के तौर पर पंजाब में फरवरी में धुंध पड़ रही है, जो कि नॉर्मली नहीं पड़ती, ये दिसंबर में पड़ती है। लेकिन ये धुंध में अंधाधुंध क्या मामला हो गया और ये कहाँ गायब हो गए। हम सारी रात बैठे इंतजार करते रहे कि शायद अब खबर आए, अब खबर आए, लेकिन सुबह हो गई और खबर कोई नहीं आई। और उसके बाद जो मामला था वो आपने देखा। कल मैंने वीडियो नहीं बनाई इसी वजह से कि मैं ये चाहता था कि पहले हम ये सारे मामला को समझ ले और उसके बाद आप तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाए। आज की वीडियो में मैं ये सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगा। और एक और मामला होने जा रहा है सेनेट के इलेक्शंस में, आसफ अली जरदारी और जगजीत तरीन के दरमियान मुकाबला होने जा रहा है। ये कैसे होने जा रहा है जी, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आसफ अली जरदारी और जगजीत तरीन किस तरीके से सेनेट के इंतखाब में आमने सामने होने के लिए जा रहे हैं। ये सारे मामला पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अनीस मंसूरी, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। इनके कॉलम्स आप मुख्तलिफ खबरात में पढ़ते रहते हैं और हम भी गाय बगाए इनसे बातचीत करते रहते हैं। आप बखूबी जानते हो कि उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और आपको भी बताते हैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन कि जो कि डस्का से हमने हासिल की, और सारा दिन क्या होता रहा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। अनीस, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए मेरे भाई। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अब्बास आपका। अच्छा अनीस, मुझे एक चीज समझनी है। ये दर्द डिस्को तो सुना था हमने, ये अचानक से दर्द डिस्को से दर्द डस्का ये बन गया। ये दर्द डस्का कहां से निकल आया? और अपना थोड़ा सा हेडरूम भी बना दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा हेडरूम कट रहा है। और अच्छा, ये ठीक है। बेसिकली जी जी, मैंने दर्द डिस्को की बात की तो आपका फोन भी काम गया, क्योंकि डस्का के जो हालात थे उसके बाद तो सब कुछ ही काम गया है। और हम सब परेशान थे कि ये क्या माजरा हो गया और क्या मामला हो रहा है। आप अपना फ्रेम सेट कीजिए और मुझे इसका जवाब दीजिए कि ये क्या हुआ, क्या है अचानक से, और ये क्या मामला हो गया है कि हम सारी रात इंतजार करते रहे और आरोज थे कि आने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वो धुंध में गुम हो गए कहीं। अब ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है, आप जवाब दीजिए। देखिए अब्बास, जब कभी भी हमारे यहाँ पर वो कुव्वतें काम करती हैं जो ताकत में होती हैं, और जब ताकत में होने के बाद जब वो अपनी हार की जानिब बढ़ रही होती है तो वो हर दाव आजमाती है। कल सुबह से डस्का के अंदर जिस तरीके से फायरिंग के वाकयात रुनुमा हो रहे थे, कल जिस तरीके से लोगों को घरों में महसूस किया गया था, कल जिस तरीके से डस्का के अंदर दुकानों को बंद करवाया गया था, कल जिस तरीके से डस्का के अंदर जो कोई भी मामला करते वो सबके सामने है। लेकिन ये नामालूम अफराद, खलाई मखलूक, नादीदा कुव्वतें, नकाब पोश अफराद, ये सब कुछ होता रहा है। कल ऐसा लग रहा था कि जैसे कराची के अंदर इलेक्शन हो रहा हो और हम कराची का इलेक्शन देख रहे हो, ये 90s का इलेक्शन हम देख रहे हो, और उस तरह के वाकयात हो रहे थे। और सबको मालूम था कि कौन कौन लोग हैं, सबको मालूम था कि किसके जत्थे स्कूटरों में बैठकर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फायरिंग कर रहे हैं, सबको सब कुछ मालूम था। बड़ी अहम बात यह है कि कल जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून वहां से जीत रही थी, और जीतने के बाद वहां पर तहरीक इंसाफ के लोग खामोश थे, और फिर आपके इल्म में होगा कि रात 12 बजे के बाद जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमा एक्टिव हुए सोशल मीडिया पर, वो बहुत वाज़ेह था और वो अपनी हार को जीत बताने लग गए थे। उससे ही बहुत सारी सूरत हाल वाज़ेह हो गई थी कि जी जी, सही कह रहे हैं आप। रात को हमने सबने देखा, अनीस बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रात को हमने सबने देखा कि उसके बाद उस वक्त पहले क्या तो ये होने जी जी वाला जी है। जी चलिए, जी जी, उसके बाद क्या हुआ है वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि देखें रात को तो हमने सब कुछ देखा,
एक तरफ दावा भी किया गया कि वो जीत गई हैं पीएमएलएन, और उसके बाद से अचानक से पीएमएलएन की जीत की मरियम नवाज ने ट्वीट भी कर दिया अनीस, और उसके बाद सारा माजरा चेंज हो गया। अच्छा, मुझे एक चीज, ये तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि डस्का, अगर लाहौर में रहने वाले लोगों को मैं थोड़ा सा समझाऊं या बाकी शहरों के, कि अगर हमारा बात की जाए डिफेंस की, तो डस्का इतना सा शहर है कि जितना हमारा एक डिफेंस है, और अगर डिफेंस की गलियों में आप मोटर बाइक्स पे असला दे के लोगों को निकाल दें, तो कौन घर से बाहर निकलेगा वोट डालने के लिए? तो ये इतनी सी लोकेशन है और इतनी सी जगह है। तो ये सारे मामला है, और ये वीडियो क्योंकि इंतहाई एक मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ये इंतहाई हलचल वाली है, तो इसलिए थोड़ा सा हमारा फ्रेम भी हलचल में आया हुआ है। तो अनीस ये बताएं कि ये नाकामी तो बिलाशुबा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की थी कि एक छोटे से इलाके में आप इलेक्शंस नहीं करवा सके, पीसफुली इलेक्शंस नहीं करवा सके, तो फिर आप किस चीज के पूरे पंजाब को किस तरीके से संभालेंगे? देखिए, पंजाब के साथ बहुत सारे लोगों को ये भी पैगाम देना था कि हम इस सारे मामले में इन्वॉल्व नहीं है। देखिए, इस बात को आप इग्नोर मत करेंगे, जिनके मुतालिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम इल्जामात लगा रही है, ये उनके लिए भी एक बड़ा अहम पैगाम था कि उनको ये बताना था कि भाई हमारा इन जगहों पर इन इलेक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देखिए, इस लिए बहुत सारी बातों में आंखें बंद की गई थी और बहुत सारी बातों को छुपाया गया था। जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया था उसके मुताबिक रेंजर्स बाहर मौजूद थी, तो इस बात को भी जरा जहन में रखिए। देखिए, हम ये असल में इलेक्शन किसके दरमियान था? क्या तहरीक इंसाफ के दरमियान था और पीएमएलएन के दरमियान था? जी नहीं, ये इलेक्शन असल में इलेक्शन था ये उन लोगों के दरमियान जो सेलेक्टर्स का नाम लेते, और जो सेलेक्टर्स हैं उनको ये साबित करना था कि हम इस इलेक्शन में कहां पर इन्वॉल्व हैं और कहां पर नहीं है। देखिए, हम उन मौजूदात पर बात करते हुए झिझक रहे हैं और हमारा मीडिया भी उस तरफ बात नहीं कर रहा कि ये असल मामला है क्या अमन अमान की सूरत जहां पुलिस काबू कर सकती थी, पुलिस ने काबू क्यों नहीं की? वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जिनकी ड्यूटियां थी इलेक्शन ऑफिस के बाहर, वो लोग कहां पर मौजूद थे? देखिए, जो कुछ भी इलेक्शन ऑफिस के बाहर फायरिंग के वाकयात रोनुमा होते रहे, जिन गलियों में फायरिंग के वाकयात रोनुमा होते रहे, उनको ये बात मालूम थी कि कहां पर क्या मामला हो रहे हैं, चीजों को कंट्रोल किया जा सकता था, दिन भर होने वाले वाकयात को कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। क्या इलेक्शन जी 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 अनीस, सही सही, मैं सुन रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। 8:30 पर पहला फायरिंग का वाकया हुआ है। अच्छा, एक चीज अनीस यहाँ, जी जी जी, इलेक्शन ने पंजाब हुकूमत तो हमें भी मालूम है, लेकिन जिनकी के हवाले से इदारों पर बड़ा अहम सवाल है। ठीक है अनीस, मुझे एक चीज समझाइए, ये आपने बात की बिल्कुल ठीक है। अब ये मैं कोई पीएमएलएन का सपोर्टर नहीं हूँ, मेजॉरिटी पॉलिसीज में हम पीएमएलएन को क्रिटिसाइज करते रहे, तनकीद करते रहे, लेकिन ये मरियम नवाज जो अभी एक डिमांड लेकर सामने आई है कि सारे का सारा इलेक्शंस जो है वो दोबारा होना चाहिए, तो आप मुझे एक चीज बताइए कि ये डिमांड तो फिर जेन्युइन है ना? कि अगर वो ये डिमांड अब कह रही है, आप एक डस्का में छोटे से शहर में इलेक्शन नहीं करवा पा रहे हैं और वहां पे आपने ये किया है कि वो धुंध में गायब कर दिए सारे लोगों को, तो फिर वो जवाब तो उनके बिल्कुल ठीक है कि सारे इलेक्शन प्रोसेस को मशकूक बना दिया है, और इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज भी जो कह रही है वो ओपनली कह रही है कि रिजल्ट चेंज हुए हैं और अदारों के किरदार पर तशवीश है, तो इसके बाद तो मेरा ख्याल है पूरा प्रोसेस दोबारा होना चाहिए। देखिए, पीडीएम को और खासतौर पर मुस्लिम लीग नून को शुक्रगुजार होना चाहिए मौजूदा हुकूमत का और उन इदारों का कि जो इदारे इस सारे मामला में इन्वॉल्व रहे हैं, जिसकी तरफ मुस्लिम लीग नून इशारा करती रही है या पीडीएम इशारा करती रही है। देखिए, इन्होंने अगले इलेक्शन के लिए पीडीएम को और मुस्लिम लीग नून को फ्यूल दे दिया। आप इस बात को समझिए कि इस हुकूमत को 3 साल होने वाले हैं, 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब इलेक्शन टेन्योर है। अब महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी के बाद मौजूदा हुकूमत ने और कुछ लोगों ने, कुछ इदारों ने खास तौर पर पीडीएम को अगले इलेक्शन के लिए फ्यूल दे दिया है। ये जो कुछ भी हुआ इस इलेक्शन ने मुस्लिम लीग नून के और पीडीएम के, खासतौर पर पीडीएम के चंद अहम रहनुमाओं के मौकिफ की तायीद कर दी है।
इस इलेक्शन को, ये इलेक्शन हो गया, अब चाहे कोई भी जीते या हारे, लेकिन इस इलेक्शन के नताइज आपको अगले इलेक्शन में पड़ेंगे और अगले 2.5 साल तक हर तरफ ये चहमगोइयां होंगी कि अब कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। अगले 2.5 साल के बाद का इलेक्शन, देखिए हम चाहे जितने भी कम कर लें, लेकिन इस वक्त जो खास तौर पर तहरीक इंसाफ का गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी के हवाले से जो इंडेक्स है वो बहुत नीचे गया हुआ है। उसके साथ साथ अगर ये वाला फ्यूल भी अगर मिल जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि आइंदा इलेक्शन, ये समझिए इस वक्त इस मुहिम को, आज के कल के दिन को मुस्लिम लीग नून, खास तौर पर मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून खास तौर पर पूरे मुल्क में और दुनिया भर के अंदर ये इमेज बिल्ड करने की कोशिश करेगी कि जनाब 2023 का इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं होगा और जो 2018 में हुआ वो ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जी जी अनीस, आपने जो बात की ना, बिल्कुल इस पे वजन इस हवाले से है कि देखें मरियम नवाज ने तो इसकी आगे की राह बता भी दी है। मुझे अब आगे चलना है। सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद की सीट में गिलानी साहब और हफीज शेख साहब के दरमियान मुकाबला है। हकीकत में आपको क्या वो मुकाबला किसके दरमियान लगता है? गिलानी साहब के दरमियान और हफीज शेख के साहब के दरमियान ही है या किसी और के दरमियान? देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं, जिस तरफ हमारे वज़ीर साहब भी इशारा कर रहे हैं कि ये पैसों का इलेक्शन है, मैंने आज से कोई 1.5 महीने पहले ये स्टोरी ब्रेक की थी कि जनाब बलूचिस्तान के हवाले से बड़ा निगाह रखिए और बलूचिस्तान के जो भी मामला हैं वो कराची में डिसाइड हो रहे हैं और बलूचिस्तान के बहुत सारे लोगों की मीटिंग जो हुई है वो कराची के अंदर हुई है, जरा उस पर देखें और क्या क्या मामला तो बहरे की तरफ है। अब आइए दूसरी तरफ, अब जो हफीज शेख साहब है, क्या जहांगीर तरीन, जहां तक मेरी मालूमात है, मैं आपको बहुत बहुत पक्की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं, मेरी मालूमात के मुताबिक जहांगीर तरीन साहब अब उस तरीके से इमरान खान को सपोर्ट नहीं करना चाहते जिस तरीके से उन्होंने 2018 के इलेक्शंस में किया था। देखिए, ये बात मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ, हफीज शेख साहब ने उनसे राब्ता किया और खासतौर पर साउदर्न पंजाब और दीगर मामला पर बात हुई। ये खबर जानबूझ के चलवाई गई, इससे पहले बहुत सारे राब्ते हो चुके थे और जहांगीर तरीन अब उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहते। जहांगीर तरीन उस तरीके से पैसों का अपना हेर फेर भी नहीं रखना चाहते और जहांगीर तरीन अब ताल्लुकात को एक हद से आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अच्छा, ये बड़ी बात है। लेकिन अनीस, यहाँ पे राजा रियाज जो है, जब जहांगीर तरीन फैसलाबाद पहुंचे थे तो राजा रियाज ने ये उसके बाद क्लेम किया, जब उनकी मुलाकातें हुई, उन्होंने कहा कि पंजाब के तमाम अरकान असम्बली से जहांगीर तरीन ने राब्ते कर लिए हैं। और उन्होंने एक और बात की कि इमरान खान साहब ने खुद उन्होंने बजाते खुद दरख्वास्त की है जहांगीर तरीन साहब से राब्ता करके कि ये इलेक्शंस जो है ये हफीज शेख साहब को कामयाब करवाएं। तो ये कि फिर किस तरफ जा रही है बात? देखिए, पहली बात ये कि राजा रियाज साहब मुसलसल जहांगीर तरीन की सपोर्ट में है और जहांगीर तरीन साहब की हिमायत में वो वाहिद शख्स हैं पार्लियामेंट के कि जिन्होंने जब जहांगीर तरीन पर बहुत शदीद इल्जाम थे उस वक्त भी जहांगीर तरीन के साथ खड़े रहे। तो राजा रियाज का झुकाव जहांगीर तरीन के साथ है और वो बहुत सारे लोग कहते हैं वो जहांगीर तरीन के स्पोक पर्सन भी है। अब आइए, क्या इमरान खान अगर जहांगीर तरीन से राब्ता करेंगे और जहांगीर तरीन क्या ये बात जरा बात को गौर से समझिएगा, क्या ये बात राजा रियाज से डिस्कस करेंगे और क्या ये बात इसी तरीके से होगी और वो तमाम एमपीए जो कि समझते हैं कि इस वक्त जहांगीर तरीन की क्या पोजीशन है वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे। देखिए, ये बहुत अहम नुक्ता है। ये पॉलिटिकली अपने आप को इंगेज करने का तरीका तो हो सकता है और खबरों में आने का तरीका हो सकता है, लेकिन इमरान खान को जो लोग जानते हैं और जो लोग इमरान खान की शख्सियत से वाकिफ हैं वो जहांगीर तरीन को इस वक्त इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दे सकते। खुद पंजाब के अंदर जहांगीर तरीन के लोग कम हैं, जहांगीर तरीन के खिलाफ जो लॉबिंग्स हैं वो ज्यादा है। नहीं, ये बात मुझे बताएं, एक चीज यहाँ पे सवाल आता है। आपने कहा कि राजा रियाज तो ओपनली बोलते रहे हैं, लेकिन पीटीआई के बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं कि जो ओपनली नहीं कहते थे, लेकिन वो बिटवीन द लाइन मीटिंग्स में, निजी मीटिंग्स में ये कहते रहे कि जहांगीर तरीन साहब को होना चाहिए और उनका बड़ा रोल है और रोल किस हिसाब से है वो उनको पता होगा, लेकिन उन्होंने कहा किरदार बहुत अहम है, वो कहते रहे। लेकिन ये सिर्फ मुझे आखिरी सवाल पे समझना ये है कि जरदारी साहब कामयाब होंगे या ये तरीन साहब की कोई कामयाबी होगी? देखिए, अगर आप जरदारी साहब को एक सोच का नाम देते हैं तो जरदारी साहब कामयाब हो चुके हैं। अगर आप कामयाबी का अंसर यही है कि इस वक्त जितनी पंजाब के अंदर, पंजाब से कम खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर जो मामला थे वो काफी हद तक हो चुके हैं
देखिए बलूचिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर जाहिर है आपको ज्यादा लोगों को खरीदो फरोख्त करनी पड़ती है, ज्यादा लोगों को अपने साथ मिलाना पड़ता है, ज्यादा लोगों से आपको नेगोशिएट करना पड़ता है। उसके बनिस्बत जो खास तौर पर पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की थॉट है और पीडीएम की जो सोच है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान है, और सिंध यकीनी तौर पर इनके पास है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर काफी मामला तय हो चुके हैं। यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ ने जो अपना मुश्तरका उम्मीदवार बाप के साथ मिलकर खड़ा करने की कोशिश की थी, उसमें भी इख्तलाफात हो चुके हैं और अब अब्दुल कादिर साहब के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं और तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार आ जाएगा। आगा साहब अच्छा। चांसेस कम है। तो अब जरा सा इस बात को भी समझिए कि तहरीक इंसाफ जो पंजाब के मामला हैं वो अलग है। पंजाब में उस तरीके से काम नहीं हो रहा। हाँ, अलबत्ता इस्लामाबाद की जो सीट्स हैं उनके लिए जरूर बातचीत हो सकती है। इस्लामाबाद की सीट के लिए जो लोग हैं उन पर भी बातचीत हो सकती है। लेकिन मैं आपको बहुत वसूख से बात बता रहा हूँ, जो आसिफ अली जरदारी साहब है और जो पीडीएम है वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी है। और अब जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं वो लेट हो चुके हैं, जिनको शामिल किया जा रहा यानी है कि प्रोसेस के आपकी अंदर। आपकी अगर मैं इसको सम अप करूं तो आपकी बात यह है कि जरदारी साहब अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं, और मैं बात कर रहा था इस्लामाबाद की सीट पे। तो गिलानी साहब अब कामयाब भी होंगे और चेयरमैन सेनेट भी शायद बन जाए। कोई पता थोड़ी होता है कि यार सियासत में जरदारी साहब अगर संजरानी साहब को बना सकते हैं तो किसी को भी बना सकते हैं यार। देखिए अब आप आए हैं असल मुद्दे पर। मैंने आपकी गुफ्तगू के शुरू में कहा कि वो लोग जिन पर ये इल्जाम थे कि उन्होंने सेलेक्ट करवाया है इमरान खान साहब को, उनके लिए भी ये बड़ा मसला था। और मैं आपसे बड़ी ओपनली बात कर रहा हूँ कि उन लोगों ने कोशिश ये की कि वो सिलेक्शन में उस तरीके से नजर ना आए और उन पर इन्वॉल्वमेंट का इल्जाम उस तरीके से ना आए। लेकिन आखिरी मोमेंट में जो कुछ भी हुआ वो भी आपके सामने मौजूद है। सेनेट के इलेक्शन इस्लामाबाद की सीट के लिए अभी तक एक तरफ की कार्रवाई हुई है, दूसरी तरफ की नहीं हुई है। और जहांगीर तरीन उसमें दूर दूर तक नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो दूसरे लोगों को अभी तक इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है वहां पर, और अगर वो होता है और उनके टेलीफोन कॉल्स अभी तक कहीं पर भी नहीं आई। चले चले गिलानी साहब को फोन करके मुबारक दे देते हैं कि भाईजान आपके चांसेस बड़े बढ़ गए हैं और बड़ी अच्छी गवाहियां आ रही हैं और अभी आपने तक बड़ा अच्छा। अभी तक अब्बास कॉल्स कहीं नहीं आई है। मैं आपको बहुत अच्छा, वसूख से बता, तो अगर कॉल्स कॉल्स ना आई तो फिर कॉल्स ना आई तो फिर गिलानी साहब ही है ना, हफीज शेख साहब कहाँ पे होंगे? उनको तो आमर लियाकत ने वोट नहीं डालना। वो रोज आमर लियाकत रोज ट्वीट करके कह रहे हैं कि भाई मैं मुझे ना फोर्स करे, मैं वोट नहीं डालूंगा हफीज शेख को, तो फिर तो आमर लियाकत का वोट भी नहीं पड़ना। भाई 10-12 एमएनएस से मेरी बात हुई है, लेकिन कॉल्स किसी को नहीं आई, तो आप समझ सकते हैं। अच्छा चले, अनीस बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अगली निश्चित में दोबारा आपसे बातचीत होगी। नाजरीन आपने जो गुफ्तगू सुनी, अगली निश्चित में दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने